हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूनम की शादी को 1 महीने से ज्यादा बीत चुका था। उसके घर में उसकी सबसे तो बनती थी, लेकिन अपनी ननद से कुछ खास बातचीत नहीं होती थी। एक रोज पूनम अपने लिए मैगी बना रही थी और जब तक पूनम मैगी चढ़ाकर नहाने जाती है, इधर प्रतिमा उसे चुरा कर खा जाती है। अरे मेरी मैगी तो नहीं जल गई। यहाँ तो मेरी मैगी का पतीला है ही नहीं। मैगी कहाँ गई? माँ जी ने उतार दी होगी। लेकिन ये तो मैगी का ही झूठा प्लेट है। किसी ने शायद मेरी मैगी खा ली। अब जैसे ही पूनम अपनी सास सरला को इस बारे में पूछने के लिए जा रही थी, तभी सोफे पर फोन चलाते हुए लेटी प्रतिमा अपनी भाभी को देखकर कहती है, अरे भाभी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? कहीं आप मैगी के टेंशन में माँ से ये पूछने तो नहीं जा रही कि आपकी मैगी किसने खाई है? हाँ, वही पूछने जा रही हूँ। लेकिन 1 मिनट, आपको कैसे पता मैं माँ जी के पास इसी काम के लिए जा रही हूँ? क्योंकि आपकी वो मैगी मैंने ही तो खाई है। अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब पूनम ये सुनकर आग बबूला हो जाती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। अब वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और खुद से गुस्से में बोलने लगती है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वैसे तो माँ जी कहती है कि ये बड़ी है, इसकी बातों का बुरा मत माना कर। लेकिन मुझे अब तक ये समझ नहीं आया कि इनकी शादी क्यों नहीं हुई। वैसे भी इनका चेहरा कुछ खास नहीं है। हो सकता है कोई पसंद ही ना कर रहा हो। बहू, क्या हुआ है तेरे और प्रतिमा के बीच में, जो वो मुझे बोलने गई है कि भाभी मुझ पर खाना खाने का आरोप लगा रही है? वाह माँ जी, और आप इनकी बातें मानकर मुझसे लड़ने चली आई। जरा उनसे भी पूछती कि कैसे उन्होंने मेरी बनाई हुई मैगी खा ली। मुझे नहीं पता कि कौन सच है और कौन झूठ बोल रहा है। मैं बस इतना कहने आई हूँ कि मुझे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। हाँ माँ जी, मैं ही तो लड़ती हूँ। आप ये बात ननद जी से भी तो कह सकती थी ना। अब ये बात पूनम को बुरी लग जाती है और वो देर रात अपने पति मनोज के घर आने का इंतजार करती है। और जब पूनम का पति घर आता है तो वो देखता है कि पूनम शाम के समय में सो रही है। क्या बात है पूनम, तुम इस समय सो रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? माँ से झगड़ा हुआ क्या, या प्रतिमा दीदी ने कुछ कहा है तुम्हें? अरे क्या हुआ है, कुछ बताओगी तभी तो पता चलेगा ना कि हुआ क्या है। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमसे छोटी बहन की शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हैं, लेकिन प्रतिमा दीदी अभी तक कैसे कुंवारी है? ये तुम क्यों पूछ रही हो? ये घर की बात है, इसे ज्यादा बढ़ाओ मत। हाँ, ये तुम्हारे घर की बात है और मैं तुम्हारी घरवाली हूँ, लेकिन मुझे ही कुछ नहीं पता। अरे समय आने दो, सब पता चल जाएगा। तुम मेरा खाना लगाओ, मुझे भूख लगी है। अब मनोज भी बात को घुमाकर पूनम को प्रतिमा के बारे में कुछ नहीं बताता। इधर पूनम अपनी ननद की हरकतों से परेशान हो चुकी थी, जो कि अपनी मनमानी करती और घर का एक काम भी करके राजी नहीं थी। लेकिन उसे इस बात की भी टेंशन हो चुकी थी कि आखिर उसकी सबसे बड़ी ननद की शादी क्यों नहीं हुई, या हुई भी तो आखिर राज क्या है इसके पीछे जो वो अपने मायके पड़ी है। एक रोज विमला का सरला के घर आना होता है। अरे ओ सरला, कहाँ है सरला? अरे ओ सरला। अरे आंटी जी, आप? माँ जी तो घर पर नहीं है, वो कहीं गई हुई है। कोई काम है तो आप मुझे बता सकती हैं। और वो चुड़ैल, मेरा मतलब तेरी ननद वो नहीं है क्या? नहीं विमला आंटी, कोई नहीं है। ठीक है, तो 1 गिलास पानी पिला दे। घर से आते आते प्यास लग गई। आजकल गर्मी भी तो कितनी है। अरे बहू बैठ ना, शर्म काहे कर रही है? मैं भी तेरे सास की तरह ही हूँ। जी आंटी जी। वैसे तेरी सास तुझसे मारपीट तो नहीं करती है ना? वो तो फिर भी ठीक है, तेरी ननद थोड़ी टेढ़ी चीज है। अरे विमला आंटी, मुझे तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन आपको ननद जी ऐसी क्यों लगती है, टेढ़ी चीज? अरे तुझे पता नहीं है क्या, उसने क्या क्या गुल खिलाए हैं? गुल खिलाए हैं मेरी ननद ने? ये आप क्या कह रही हैं? अरे विमला, तू कैसे आना हुआ तेरा यहाँ? मैं वो जरा मार्केट गई थी घर का सामान लाने। अरे मैं तो घूमते हुए आ गई थी, लेकिन तू घर पर नहीं थी। चल तू अब आराम कर ले, मैं चलती हूँ। ये माँ जी और ननद जी गलत समय पर आई हैं। विमला आंटी इतनी जोश होश में खाते हुए कुछ बता रही थी और सब गुड़गोबर कर दिया इस माँ बेटी ने। अब पूनम सारा दिन इसी सोच में रहती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। विमला का आना जाना तो बाहर से बाहर ही था, ताकि पूनम को प्रतिमा के बारे में कुछ पता ना चले कि वो शादीशुदा है और अपनी ससुराल से झगड़ा लड़ाई करके साल भर से यहीं बसी है। एक रोज पूनम सबको खाना देते हुए अपनी सास सरला से कहती है, माँ जी, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ,
अब प्रतिमा दीदी की शादी की बात चलनी चाहिए, वरना उम्र निकल जाएगी, शादी में दिक्कत होगी। क्या बोली आप? मेरी शादी करवाएंगी? अरे चुप कर जा, उसको नहीं पता कि तेरी शादी हो गई है और तू लड़ाई करके साल भर यहाँ है। अगर दामाद जी ने तुझे छोड़ दिया तो तेरी दूसरी शादी करवाने में दिक्कत होगी, उसे मालूम नहीं है, तो थोड़ा अपना मुंह बंद रख। अरे बहू, मैं भी तो तुझसे यही कहने वाली थी कि प्रतिमा के लिए कोई लड़का हो नजर में तो बता। ठीक है माँ जी, बस अब आप समझिए कि आपकी बेटी की शादी पक्की है। वैसे मेरा इतना हक तो बनता है कि मैं ये पूछूं आपसे कि इन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की। अरे बहू, आजकल के बच्चों को तो तू जानती ही है, अपने मन का हो तो सब ठीक है, वरना बड़ों की कहाँ ही सुनते हैं ये। अब पूनम को और किसी बात से कोई मतलब नहीं था। वो बस प्रतिमा को यहाँ से भगाना चाहती थी, क्योंकि प्रतिमा ने पूनम की नाक में दम जो करके रखा था। अब अगले रोज प्रतिमा का पति सूरज और सास कुसुम सरला के घर से आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में सूरज मिठाई की दुकान पर रुकता है। जी, मुझे यहाँ इस एड्रेस पे जाना है, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? ये एड्रेस तो मेरे ससुराल का है, आपको यहीं जाना है? चलिए मैं भी चलता हूँ। जी सच में, ये तो सोने पर सुहागा हुआ। चलिए मैं भी मिठाई ले ही लेता हूँ। अब प्रतिमा की सास कुसुम, उसका पति सूरज और वो आदमी जो कि प्रतिमा को देखने आ रहा था, वो अब सरला के घर पहुँच जाते हैं। अरे समधन जी, अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे घर पधारे। जी, आप तो आने से रही, तो हमने सोचा रिश्ता हमारे ही ओर से बचाया जाए। बहू, मेहमान आए हैं, जरा नाश्ता तो ले आ। अरे लगता है लड़के वाले आ गए हैं, चलो नाश्ता देकर आती हूँ, फिर दीदी जी को ले जाऊंगी। सरला तो उस तीसरे लड़के से अनजान थी और पूनम प्रतिमा की सास और पति से। अब पूनम कुछ समय बाद ही प्रतिमा के कमरे में जाती है। दीदी चलिए, माँ जी आपको हॉल में बुला रही है, मेहमान आए हैं। अरे ये चुन्नी डाल लीजिए सर पर। क्यों, मेरी शादी के लिए रिश्ता आया है क्या? अरे आप चलो तो दीदी, सब पता चल जाएगा। अरे माँ जी, आप और जी आपको समय मिल ही गया मुझसे मिलने का। अरे आप लड़के के भाई को पहले से जानती है और ये लड़के की माँ ही है शायद। शायद क्या, ये है मेरी सासू माँ और ये तुम्हारे नंदोई जी। लेकिन आपकी तो शादी ही नहीं हुई है और ये जो है ये रिश्ते के लिए आए हैं। और नहीं तो क्या, ये मजाक थोड़ी है, मैं यहाँ रिश्ते के लिए आया हूँ और ये लड़की पहले से ही सास और पति बनाए बैठी है। अरे इन्हें कोई गलतफहमी हुई है, आप जरा रुकिए। अरे क्या रुकिए, निकल अभी के अभी। जब मेरे सैया जी मुझे लेने आए हैं तो मैं किसी पराये मर्द के साथ कैसे जा सकती हूँ? माँ जी आप दीदी को कुछ कहती क्यों नहीं है, ना जाने किसे अपना सैया मान बैठी है। अरे बहू, यही है प्रतिमा के ससुराल वाले, और तूने किससे पूछकर उसकी दूसरी शादी की तैयारी शुरू कर दी और ये नमूना लड़का उठा लाई। क्या अजीब परिवार है, पहली शादी का पता नहीं था और जब दूसरी शादी की बात चली तो साल भर बाद ये लोग जिंदा होकर आ गए। अब पूनम की अपनी ननद की दूसरी शादी के सपने तो पूरे नहीं होते, लेकिन प्रतिमा अपने पहले पति के साथ ससुराल चली जाती है। कंचन दोपहर के समय सो रही थी कि अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो तुरंत उठकर वॉशरूम की तरफ भागती है। कुछ देर में कंचन पेट सहलाते हुए हॉल में आती है तो खिड़की से बाहर बारिश होते देखकर खुद से कहती है, हाय, ये बारिश चालू नहीं होती कि मेरे पेट में मरोड़ उठने शुरू हो जाते हैं। माँ, कुछ खाने को ला दो। उसकी आवाज लगाते ही उसकी माँ नीलिमा एक प्लेट में गर्मा गर्म खिचड़ी लाकर उसके सामने रखती है, जिसे देखकर कंचन कहती है, तो बना ही दी आपने खिचड़ी। बिल्कुल, मुझे तो सुबह से ही लग रहा था आज बारिश होगी। और वैसे भी बारिश में तुझे खिचड़ी खाना ही तो पसंद है। क्योंकि बारिश में यही खाना सही रहता है, क्योंकि इसे मेरा नाजुक पेट आसानी से पचा लेता है। हाँ, तू बारिश को देखते हुए खिचड़ी खा, मैं चली अपने लिए पकोड़े तलने। हाँ हाँ, खा लो पकौड़े शकौड़े। मानसून निकले तो फिर मैंने भी चटपटा खाना खाना है। हाँ हाँ, लेकिन पहले अपनी खिचड़ी तो खा ले। इतना कहकर नीलिमा रसोई में चली जाती है तो कंचन कानों में हेडफोन लगाए खिचड़ी खाने लगती है। बारिश के मौसम में अक्सर कंचन का पेट खराब हो जाता था और उसके पेट में मरोड़े उठते और उसे लूज मोशन चालू हो जाता था, जिसके कारण वो बारिश होने पर बस खिचड़ी खाया करती थी। उसे बारिश में खिचड़ी खाना पसंद आने लगा था। एक रोज कंचन छत पर कपड़े लेने जाती है
तभी हल्की हल्की बूंदें पड़ती है। तो वो फट से नीचे आकर रसोई में जाकर खिचड़ी में सीटियां लगाना शुरू करती है। खिचड़ी चढ़ाकर वो बाहर आती है कि तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और जब वो दरवाजा खोलती है तो उसका फ्रेंड अंकित फट से अंदर आ जाता है। अरे इतनी बारिश में तुम मेरे घर? आना ही पड़ा कंचन, बारिश के कारण। वो मैं बाजार जाने के लिए निकला था, तभी जोर से बारिश हुई तो तुम्हारे घर की याद आई। अरे बहुत बढ़िया किया। पता है मैंने बहुत बढ़िया चीज बनाई है। बारिश के समय में उसे खाने का अलग ही मजा है। जरूर चाय पकौड़े की बात कर रही होगी, क्योंकि बारिश और चाय पकौड़े की जोड़ी सदाबहार है। अच्छा क्या बनाया है, मुझे भी खिला दे। हाँ बैठ ना, मैं अभी 2 प्लेट में गरम गरम खिचड़ी लेकर आती हूँ अचार के साथ। हाँ नहीं, 1 मिनट, क्या कहा तूने? गर्मा गर्म खिचड़ी? हाँ खिचड़ी बनाई है तो खिचड़ी ही कहूँगी। ओ पगलेट, खिचड़ी मैं बीमारी में भी नहीं खाता और तू बारिश में खिचड़ी खाने की बात कर रही है। दस्त वस्त लगे हैं क्या तुझे? लगे तो नहीं है, लेकिन बारिश में अक्सर लग जाते हैं, तो मुझे बारिश में खिचड़ी खाना पसंद है। अरे ओ मरीज, तू ही खा बारिश में खिचड़ी। मुझे लगा मौसम सुहाना है तो चाय पकौड़े ऑफर करेगी। इस बारिश में खिचड़ी खाने से अच्छा है कि मैं बारिश में भीग लूं जाकर। चलता हूँ। अरे खिचड़ी नहीं खानी तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे रूखे सूखे मत जाओ, कोल्ड ड्रिंक पी लो। हाँ, बारिश में कोल्ड ड्रिंक पिलाकर गला खराब करवा दे तू मेरा। चल जाने दे, वैसे भी बारिश हल्की हुई है, निकल लेने में ही भलाई है। खिचड़ी खाने के ख्याल से ही अंकित कंचन के घर से निकल जाता है, जिसके बाद कंचन अपने लिए रसोई से खिचड़ी और अचार लेकर आती है और खाते हुए कहती है, वाह क्या खिचड़ी बनाई है मैंने। पता नहीं खिचड़ी का नाम सुनते ही लोगों का मुंह क्यों बन जाता है। ये अंकित भी ना, नहीं खानी थी तो नहीं खाता, लेकिन कम से कम मेरे साथ बैठकर मुझे कंपनी तो दे सकता था, गधा कहीं का। हाय बारिश का मौसम और ये फुल प्लेट खिचड़ी मस्त है। जहाँ और लोगों के लिए बारिश चाय और पकोड़े खाने का बहाना हुआ करती थी, वहीं कंचन के लिए बारिश खिचड़ी खाने का मौका थी। समय बीतता है। एक रोज वो कॉलेज से घर आ रही थी, तभी बादल गरजने लगते हैं और तभी कंचन एक चाय की टपरी के पास रिक्शे का इंतजार करने लगती है। उसी टपरी पर खड़ा चाय पी रहा संभव नाम का लड़का कंचन से कहता है, आप इस टपरी के नीचे आ जाइए, वरना बारिश आई तो भीगने में देर नहीं लगेगी आपको। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में रिक्शा मिल जाएगा, मैं चली जाऊंगी। अब चाय पीना पसंद करेंगी? बारिश के समय पर चाय सबसे बेस्ट होती है। हाँ तो मुझे क्यों बता रहा है? ये ऐसे क्यों बात कर रहा है जैसे मुझे जानता हो। जी नहीं, मुझे बारिश में चाय पसंद नहीं है। तो क्या पसंद है? कैसा अजीब सा लड़का है ये, बेवजह फ्रेंडली हुए जा रहा है। मुझे क्या, एक बार रिक्शा मिल जाए बस। अरे यार पेट में गुड़गुड़ सी होने लग गई। कंचन संभव की बात का जवाब दिए बिना ही रिक्शा लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके करीब 2 हफ्ते बाद उसी लड़के का रिश्ता उसके लिए आता है। तो कंचन हैरान हो जाती है और अपनी माँ के कान में धीरे से कहती है, माँ इस लड़के को मैंने पहले देख रखा है। हाँ देखा होगा आते जाते। वो तेरी फोटो मैंने 2 हफ्ते पहले भिजवाई थी इन लोगों को। अच्छा तो अब समझी, उस दिन टपरी पर मुझसे ये यूं ऐसे बात क्यों कर रहा था। क्या हुआ, आप कुछ सोच रही हैं क्या? नहीं तो, वैसे आपने चाय नहीं पी, पीजिए ना, मैं चाय अच्छी बनाती हूँ। कंचन के मुस्कुराकर कहने पर संभव उसके हाथ से चाय का कप ले लेता है। दोनों परिवार वालों में बातचीत होने के बाद रिश्ता पक्का होता है और 1 महीने के अंदर ही दोनों की धूमधाम से शादी होती है और कंचन अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करती है। एक रोज जब उसकी सास शीतला आराम कर कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि बाहर झमाझम बारिश हो रही है। तभी वो कंचन को आवाज देते हुए कहती है, बहू, अरे ओ बहू। आवाज लगाने पर भी जब कंचन जवाब नहीं देती तो शीतला उसके कमरे में जाकर देखती है तो कंचन वहाँ भी नहीं थी। तो वो एक बार फिर से आवाज लगाती है, बहू, ओ बहू, घर में है भी कि नहीं? हाँ सासू माँ, यहाँ बाथरूम में हूँ। हाय हाय, मैंने सोचा था बारिश का सुहाना मौसम हो रहा है तो बहू को कहूँगी कि बेसन घोल ले, लेकिन ये है कि टॉयलेट में घुसी पड़ी है। सासू माँ बस 2 मिनट में आती हूँ बाहर। वो क्या है ना कि मानसून में मेरा पेट कुछ ठीक नहीं रहता। हाँ हाँ बताया था तेरी माँ ने, होता है कुछ लोगों को, मौसम बदलने पर तबीयत थोड़ी ढीली पड़ ही जाती है। अच्छा जल्दी फ्री होकर कुछ अच्छा सा बना दियो। इतना कहकर शीतला वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में कंचन भी वॉशरूम से बाहर आकर रसोई की तरफ चली जाती है। करीब 2 घंटे बाद बारिश में भीगता हुआ संभव घर आता है और कपड़े चेंज करके हॉल में आकर बैठ जाता है।
तभी वो कंचन से पूछता है। हाँ तो क्या बनाया आज खाने में? आज मैंने मिक्स वेजिटेबल खिचड़ी बनाई है, आप सभी लोगों के लिए अभी लेकर आती हूँ। खिचड़ी? वो भी बारिश के मौसम में? हाँ, बारिश में खिचड़ी खाने का मजा ही कुछ और है। एक मिनट, तबीयत खराब होने पर खिचड़ी बनती है सुना था, लेकिन मौसम खराब होने पर खिचड़ी कब से बनने लगी? हाँ बहू, और मैंने तुझे बोला था कुछ अच्छा बना लियो, तो तूने खिचड़ी बना दी। खिचड़ी में भी भला कोई स्वाद होता है क्या? सासू माँ, स्वाद पे मत जाओ, उसके गुणों पे जाओ। खिचड़ी खाने से पेट एकदम भला चंगा रहता है और कोई नुकसान भी नहीं होता, साथ ही ये अच्छे से हजम हो जाती है जल्दी। क्या कंचन, अब बारिश के मौसम में पकोड़े कचौड़ी छोड़ हम मरीजों वाली खिचड़ी खाएं? ओहो, कौन सा सादी खिचड़ी बनाई है मैंने, बल्कि मैंने आप लोगों का ध्यान रखकर खिचड़ी में 3-4 तरीके की सब्जी भी डाली है। गर्मा गर्म प्लेट में परोस कर ऊपर घी डालकर खाएंगे ना तो देखना नजारा ही आ जाएगा आपको। ठीक है बहू, अब बना लिया है खिचड़ी तो ले आ, समझ लेंगे तेरे साथ साथ हमारा भी पेट खराब है। सच्ची? मैं अभी लेकर आई। कंचन फट से रसोई में जाकर 2 प्लेट में खिचड़ी परोस कर लाती है और उसके ऊपर थोड़ा सा घी और साथ में पापड़, अचार और दही भी परोसते हुए कहती है, इस बारिश में पेश है गर्मा गर्म खिचड़ी और खिचड़ी के 4 यार। खिचड़ी के 4 यार? हाँ, खिचड़ी के 4 यार, दही, पापड़, घी, अचार। तू बैठ जा खाने। जिसके बाद तीनों मिलकर खिचड़ी खाते हैं और 1 चम्मच खिचड़ी खाते ही संभव कहता है, अरे वाह, पहली बार को इतनी टेस्टी खिचड़ी खा रहा हूँ। सच में अब पता चल रहा है कि बारिश में खिचड़ी खाकर भी मजा आ सकता है। सही कहा बेटा तूने। हाँ तो इसी बात पर थोड़ी खिचड़ी और लीजिए। इतना कहकर वो दोनों की प्लेट फिर से खिचड़ी से भरती है और मुस्कुराने लगती है। कुंती देवी अपनी बेटे की मौत के बाद से अपने खर्चों को चलाने के लिए अपनी बहू नंदिनी के साथ एक ढाबा चलाती थी, जहां उनके गुजारे के लायक ही कमाई होती थी। साथ ही कभी कभी किसी गरीब के पास पैसे ना होने की वजह से दोनों उन्हें मुफ्त में खाना खिला देती। ऐसे ही एक शाम गांव का एक मोहन नाम का आदमी उनके ढाबे पर आकर कहता है, कुंती काकी, क्या आप आज मुझे 2 लोगों के लिए खाना दे देंगी? मैं आपको कल पैसे दे दूंगा। मेरी पत्नी गर्भवती है और हॉस्पिटल में है, उसके लिए खाना ले जाना है। अरे मोहन, कोई नहीं, मैं अभी खाना पैक करवा देती हूँ। बहू, जरा 2 लोगों के लिए खाना पैक कर दे और अपनी पत्नी का ख्याल रखना, ऐसे समय में बहुत ध्यान की जरूरत होती है। जी काकी, मैं ध्यान रखूंगा। आपका बहुत शुक्रिया। सच में आपके ढाबे का खाना माँ के हाथों के खाने का स्वाद देता है। इतने में वहाँ नंदिनी हाथों में पैक किया हुआ खाना लेकर आती है और मोहन को देते हुए कहती है, ये लीजिए भैया, और भाभी को हमारी तरफ से बधाई देना। आजकल में आपके घर एक नन्हा मेहमान आ जाएगा। जरूर भाभी, शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना बोलकर मोहन खाना लेकर चला जाता है। ऐसे ही आए दिन दोनों सास बहू किसी न किसी की ऐसे ही मुफ्त में खाना देकर मदद किया करती, जिसके चलते उनके ढाबे का बहुत नाम था। ऐसे ही एक शाम तेज बारिश के समय कई आने जाने वाली गाड़ियां उनके ढाबे पर रुकी और वहां बैठकर उन्होंने खाना खाया। उसी समय एक बड़े से रेस्टोरेंट का मालिक घनश्याम जब उनके ढाबे के पास से गुजरा तो उसने वहां भीड़ देखकर बोला, ये सड़क पर एक ही ढाबा है और बारिशों के समय बहुत चल रहा है। बड़े ग्राहक हैं यहाँ। मुझे भी यहीं अपना एक रेस्टोरेंट खोलना चाहिए ताकि मुनाफा मुझे हो, इन गरीब सास बहू के ढाबे को नहीं। इतना बोलकर घनश्याम वहाँ से अपनी गाड़ी में चला जाता है। तो वहीं कुंती और नंदिनी बारिश में अपने ढाबे पर भीड़ देखकर खुशी से एक दूसरे की तरफ देखकर कहती है, बहू, आज हमारे ढाबे पर कितनी भीड़ है, बस भगवान ऐसे ही बरकत बनाए रखे। हाँ माँ जी, अगर हमारा ढाबा ऐसे ही चलेगा तो हम इसकी थोड़ी बहुत मरम्मत करवाने के पैसे जमा कर लेंगे। हाँ बहू, लेकिन अभी जल्दी जल्दी हाथ चला, बहुत ऑर्डर है, हमें किसी को भी भूखा नहीं जाने देना। दोनों सास बहू मेहनत करके उस दिन किसी ग्राहक को भूखा नहीं जाने देती। और तो और वहाँ खाने वाले लोगों को उनके हाथ का खाना बहुत पसंद आता है कि उनमें से कई लोग खाना पैक करवा कर भी ले जाते हैं। उस दिन दोनों की अच्छी कमाई होती है। ऐसे ही कुछ दिन बारिश के मौसम की वजह से आते जाते सैलानी उनके ढाबे पर रुककर गरम गरम खाने का स्वाद लेते। लेकिन एक हफ्ते बाद उनके ढाबे के सामने वाली बिल्डिंग में घनश्याम अपना एक आलीशान सा रेस्टोरेंट खोलता है और वहाँ से उनके ढाबे की तरफ देखता हुआ कहता है, अब देखता हूँ कैसे चलेगा इनका ये ढाबा। अरे जब बारिश में लोगों को आरामदायक सोफों पर बैठकर खाने को मिलेगा तो कौन इनकी टूटी हुई कुर्सियों पर बैठना पसंद करेगा।
दोनों सास बहू के ढाबे को बर्बाद करने के लिए घनश्याम अपने रेस्टोरेंट में एक बहुत अच्छा ऑफर रखता है, जिसके चलते सभी ग्राहक उसके रेस्टोरेंट में जाने लगते हैं। ये देखकर नंदिनी अपनी सास से कहती है, माँ जी देखिए ना, जब से ये बड़ा रेस्टोरेंट खुला है, इसके चकाचौंधे में सभी ग्राहक वहीं जा रहे हैं। कोई नहीं बहू, अच्छों के साथ हमेशा अच्छा होता है। हमने जब किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। कुंती का विश्वास रंग लाता है और तेज बरसात में एक बड़ी सी गाड़ी उनके ढाबे के पास आकर रुकती है, जिसमें से एक जसिका नाम की औरत उतरती है, जो कुंती के पास आकर बोलती है, जी इस ढाबे की मालकिन आप ही है क्या? जी मैं और मेरी बहू है, कहिए क्या काम है आपको? कुछ दिन पहले मेरी बेटी इस ढाबे पर खाना खाने आई थी और उसने घर के लिए भी खाना पैक करवाया था। जब मैंने उस खाने को चखा तो उसका स्वाद बहुत ही लाजवाब था। ऐसा स्वाद बहुत ही कम लोगों के हाथों में होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आप इतनी बरसात में हमको हमारे खाने के बारे में बताने आई हैं। नहीं नहीं, ये सब आप गलत बोल रहे हैं। मैं यहाँ सिर्फ तारीफ करने नहीं आई हूँ, बल्कि आपके फायदे के लिए आई हूँ। देखिए मेरे एक दामाद है, उसका 5 स्टार होटल है, उसमें हमें आपके खाने की जरूरत है। मतलब मान लीजिए रोज की 150 प्लेटें खाने की चाहिए होंगी और एक प्लेट लिए हम आपको 1000 रुपए देंगे। तो क्या आप ये कर पाएंगे? सच में रोज की 150 प्लेट आप हमारे ढाबे से चाहती हैं? जी, और लोगों को अगर आपको खाना पसंद आए तो ये प्लेट इन फ्यूचर बढ़ भी सकती है। जी जी मैडम, हम ये कर सकते हैं। और देखिएगा, हम आपको बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना कर देंगे। साथ ही हम साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखते हैं, तो हाइजीन की कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। ये 1 लाख रुपए एडवांस, बाकी के आपको कल ऑर्डर लेकर आएंगे तब मिल जाएंगे। जी जी मैडम, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नंदिनी और कुंती इतने बड़े ऑर्डर से खुश हो जाती है और जसिका के जाने के बाद कुंती नंदिनी से कहती है, बहू देखा, मैंने कहा था ना, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। हाँ माँ जी, हम आज जाकर सब्जियाँ ले आते हैं और कल सुबह आकर जल्दी से खाना बनाने की तैयारी करते हैं। इतना बोलकर दोनों सास बहू ढाबा बंद कर मार्केट से सब्जियां लेने चली जाती हैं। लेकिन ये सारी बातें कुछ दूर छुप कर खड़ा घनश्याम सुन लेता है, जो उनके जाने के बाद बोलता है, यहाँ मैंने इतने पैसे लगाकर ये महंगा सा रेस्टोरेंट खोला और इतना बड़ा ऑर्डर मिला तो इन गरीब सास बहू के ढाबे को। मैं भी देखता हूँ कैसे करेंगी ये ऑर्डर पूरा। अरे ये हल्का हल्का टपकने वाला ढाबा कल सुबह तक पूरा गिर जाएगा ना, तब देखता हूँ कहाँ बनाएंगी ये खाना और कैसे होगा समय पर ऑर्डर पूरा। दोनों सास बहू सब्जियां लेकर घर चली जाती हैं। पूरी रात बहुत तेज बारिश होती है। अगले दिन जब दोनों सब्जियां लेकर ढाबे पर आती हैं, तो देखती हैं कि ढाबे की छत पूरी तरह से गिर चुकी है। ये देखकर नंदिनी कहती है, माँ जी ये देखिए ना क्या हुआ, इतनी तेज तो बारिश भी नहीं हुई थी, जो छत पूरी गिर गई। अब हम खाना कैसे बनाएंगे? पहले ही दिन हमारा ऑर्डर हाथ से निकल जाएगा। बहू मुझे तो खुद टेंशन हो रही है, अब क्या करें? इतने में वहाँ मोहन आता है और कुंती व नंदिनी के ढाबे का ये हाल देखकर कहता है, अरे काकी ये क्या हुआ, ये छत कैसे गिर गई? पता नहीं बेटा, देखो कल ही हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिला है और आज ये सब हो गया है। लगता है भगवान नहीं चाहता कि हमारे दिन बदले। नहीं काकी ऐसा मत बोलो, आपने तो भूखों का पेट भरा है तो भगवान आपकी थाली खाली नहीं करेगा। आप चिंता मत करो, मैं अपने कुछ मजदूर दोस्तों को बुला कर लाता हूँ। हम सब मिलकर कुछ ही देर में इस दीवार को ठीक कर देंगे, जिसके बाद आप खाना बनाना। मोहन अपने कुछ दोस्तों को बुला लेता है। साथ ही गांव के कुछ और लोग भी कुंती और नंदिनी की मदद को आते हैं, क्योंकि कुंती ने सबके बुरे वक्त में उनकी मदद की थी, जिसके चलते कुछ ही देर में दीवार ठीक करके मोहन ढाबे की साफ सफाई करता है। साथ ही कुंती और नंदिनी के साथ मिलकर मोहन की पत्नी और गांव की कुछ और औरतें मिलकर भी खाना बनवाती है, जिसके बाद समय पर सारा खाना बनकर पैक होकर डिलीवर हो जाता है। और फिर कुंती सबसे कहती है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबकी वजह से ये ऑर्डर पूरा हो सका है। आप सब चिंता मत करिएगा, आज के मुनाफे में मैं सबको उनके हिस्से का पैसा जरूर दूंगी। अरे कुंती काकी, ये सब हमने पैसों के लिए नहीं किया, और आपने भी तो कितने गरीबों को बिना पैसे की परवाह किए खाना खिलाया है। बेटे के ना होने के बावजूद आप दोनों ने इस ढाबे को संभाला भी, साथ ही लोगों की मदद भी की। हाँ काकी, और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हम आपके कुछ काम आ पाए। सच में अगर आपका ढाबा तरक्की पे होगा तो हमें बहुत ही खुशी होगी। ये सारा मंजर घनश्याम अपने रेस्टोरेंट से देख रहा था, जो खुद से कहता है, इन सास बहू के ढाबे के कारण ना जाने कितने गरीबों का पेट भरा है और मैंने इनका काम बंद करने की सोची। अगर मुझसे गलती से भी ये सब हो जाता तो ना जाने कितने लोगों की बद्दुआ लगती मुझे।
भगवान ने मुझे बचा लिया पाप करने से, लेकिन अब मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए ताकि मेरे कुछ पाप तो कम हो। घनश्याम कुंती और नंदिनी को जाकर अपने किए की सच्चाई बताता है, जिसके बाद वो उनसे माफी भी मांगता है। कुंती भी उसे माफ कर देती है, जिसके बाद घनश्याम अपना रेस्टोरेंट बंद कर वहाँ से चला जाता है और दोनों सास बहू का ढाबा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।